अब अगले दिन सुबह जुनिची के बेडरूम में जुनिची और यामे एक साथ होते हैं। नीने बिना कपड़ों में जुनिची के कम्बल में घुस जाती है और उसके साथ घपाघप करने लगती है। तो इमेजिन करो कि तुम हाई स्कूल में पहुंच गए हो जहां सभी लोग किसी न किसी से लगे पड़े हैं, तो तुम हो कि बस अपने हाथों से काम चला रहे हो। पर्सनली नहीं जा रहा हूँ, पर हमारे लौंडे का एक ही गोल है, उसे बस अपने जीवन में एक बार करना है। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक कड़क चाय दिखाई जाती है जिसके सामने हमारा लौंडा सिर झुकाए भीख मांग रहा था। वो ऐसा क्या मांग रहा था वो तुम अपना तेज दिमाग यूज करके कमेंट करके बताना। तो अब हमें शुरू से कहानी बताई जाती है जहां हमारा लौंडा जुनिची अपने पहले दिन ही मुंह बनाए खड़ा रहता है, क्योंकि पहले दिन में ही सारे लौंडों ने अपनी सेटिंग बना ली थी। फिर वो जैसे ही क्लास में एंटर करता है उसे उसी के जैसे तीन और लड़के मिलते हैं, सिनपे, केगू और मिनूरू, जो मुंह उतारे सबको रोमांस करते हुए देख रहे थे। और यहाँ बैठे बैठे जुनिची अपनी गर्लफ्रेंड की गलत अवधारणाएं बनाने लगता है। वहाँ अपने दो बड़े बड़े दिल लेकर एक छोटी सी लड़की नीनी आ जाती है जो जुनिची को उसका लंच देकर कहती है कि तुम हमेशा अपना लंच भूल जाते हो, और उसका मजाक बना के वो वहाँ से चली जाती है। तो पीछे से तीनों हफ्से आकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और वो भी बड़े बड़े दिलों की बात करने लगते हैं। इससे पहले कि तुम चारों ज्यादा कुछ सोचो, हाँ तुम चारों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जुनिची की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो उसके घर के पास ही रहती है, इसलिए वो एक दूसरे से इतने ज्यादा फ्रेंडली हैं। और आगे जाके ये फ्रेंड से अभी से स्पॉइलर नहीं देता हूँ, लेकिन आगे जाके इनके बीच कुछ कुछ होने वाला है। हाँ, तो जैसे कि उनकी बातें खत्म होती है तभी वहाँ जुनिची की मिडिल स्कूल की फ्रेंड काशी मिलती है, जिससे जुनिची हाय हेलो करता है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। और ये देखकर तीनों हफ्सी फिर से तिगड़म लगाने लगते हैं और जुनिची को कहते हैं कि तू तो हमेशा ही वर्जिन रहेगा। और जुनिची मन में सोचता है कि जैसे इन तीनों ने बहुत बार किया है। उसके बाद तीनों हफ्सी माहौल खराब करने के लिए वही वाली कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक कॉमिक जुनिची के हाथ में भी पकड़ा देते हैं, जिससे सभी लोगों का रोमांस बर्बाद हो जाता है। तभी वह एक ड्रैकुला की शकल की एक कड़क चाय यामे आकर जुनिची को चमकाकर वहां से चली जाती है। और ये सब होने के बाद तीनों हफ्सी फिर से अपनी तिगड़म लगाते हैं, जहां वो एक हाई स्कूल गर्ल की बुक पढ़ के बताते हैं कि डरावनी दिखने वाली लड़की बहुत हरामी होती है। और ये बात सुनते ही जुनिची अपने ख्यालों में यामे के बड़े बड़े दिलों के साथ खेलने लगता है। फिर वो वही वाले मजे करने लगते हैं और उतनी देर में तीनों हफ्सी जुनिची के लिए लड़की सेट करने का रोड मैप बना देते हैं। बेटा कौन सा रोड मैप बना रहे हो? वो मम्मी जावा सीखने का रोड मैप। और अब सिनपे जुनिची को मोटिवेट करता है और कहता है कि अब तुम्हारा घपा घप करने का टाइम आ गया है। अभी मिनोरू जुनिची को पकड़ लेता है और केगू एक लव लेटर यामे के लॉकर में रख देता है। और अब छुट्टी होने के बाद यामे वो लेटर देखती है और अपनी फ्रेंड रांको को कहती है कि आज तुम अकेले ही घर जाओ, क्योंकि मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाना है। और अब शिकार और शिकारी का आमना सामना हो जाता है और यामे कहती है कि चलो बताओ तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है। और जुनिची की तो पहले ही बोलती बंद हो जाती है और वो मनी मन तीनों हफ्सियों को गाली देने लगता है। लेकिन यामे के एक्सप्रेशन देखकर उसे घपा घप करने की एक और अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो सीधा घुटने के बल बैठकर यामे को डेट पर जाने का पूछता है। और यामे कहती है कि तुम वही नमूने हो ना जो क्लास में गंदी गंदी कॉमिक्स पढ़ रहा था। और ये सुनते ही जुनिची बौखला जाता है और उसे उसके आखिरी दिन दिखने लगते हैं। तभी उसे यामे की चिड़िया दिख जाती है और उसे फिर से चिड़िया उड़ाने का मोटिवेशन आ जाता है। यामे ऐसे नमूनों से बहुत निपटती है, इसे पता चल जाता है कि जुनिची उसकी चिड़िया को ही देख रहा है। वो भी झुक जाती है ताकि जुनिची उसके तरबूजों को भी देख सके। और वो जुनिची को कहती है कि क्या तुम्हें और कुछ भी देखना है? पर नहीं, जुनिची का तो सिर्फ चिड़िया पर फोकस रहता है। और जुनिची की इस ईमानदारी और डेडिकेशन को देखकर यामे कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और अब अगले दिन सुबह बेड पर जुनिची सोचता है कि फाइनली अब मैं वर्जिन नहीं रहूंगा। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां जुनिची और यामे अपना काम कर रहे होते हैं और असल में तो ये जुनिची का सपना होता है। और अब वो मुंह उतारे स्कूल निकल पड़ता है और वो उदास होकर सोचता है कि ऐसा रियल में तो होने नहीं वाला है, मुझे गर्लफ्रेंड के बारे में भूल ही जाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी पीछे से तीनों हफ्सी आ जाते हैं और वो जुनिची से वही लेटर वाली बात के लिए माफी मांगते हैं। और ये सुनते ही जुनिची भी झूठ कह देते हैं कि हाँ अब तो यामे मेरी फील्डिंग ही सेट कर देगी। और इन्हें कौन बताए कि अब तो यामे ही सेट हो गई है। और तभी यामे जुनिची को अपनी एक कड़क सी फोटो भेजती है और ये चीज तीनों हफ्सी भी देख लेते हैं। अब तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़। जुनिची को याद आता है कि यामे ने तो उससे नंबर भी एक्सचेंज किया था। इसके बाद जुनिची सोचता है कि क्या यामे मेरे साथ डेट पर जाएगी। सिनपे उसे मोटिवेशन देता है कि तुम चिड़िया उड़ा के रहोगे और उसके लिए तुम्हें ओयो जाना होगा। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। वो कैरियोकी जाने को कहता है जहाँ लोग सिंगिंग करते हैं और चिल करते हैं। अब ये सब बातों के बाद जुनिची क्लास में आता है जहाँ वो काशी से मिलता है और उसी की चिड़िया उड़ाने की सोचने लगता है। तभी वहाँ यामे आकर उसकी टांग खींचने लगती है। बताओ कैसी लगी फोटो? और सबको अनाउंस कर देती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अब स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी पहली डेट पर जाते हैं। रास्ते में उसे नेने देख लेती है और दोनों को साथ देखकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
समझ रहे हो कौन सा ट्रायंगल चल रहा है? हाँ, तो अब जुनिची यामे से पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, और यामे आंसर देती है हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हम चिल्ला चिल्ला कर मजे कर सकते हैं और जहाँ कोई हमारी आवाज भी नहीं सुन पाएगा। और वो जुनिची को कैरियोके ले आती है जहाँ जुनिची को सेनपे ने जाने को कहा था। और अब दोनों सिंगिंग रूम में आ जाते हैं जहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर गाना गा कर मजे कर सकते हैं और उन्हें वहाँ कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन जुनिची की चिड़िया उड़ाने की विचारधारा तब तक नहीं बदलती जब तक वो वहाँ टंगे बोर्ड पर ये नहीं पढ़ लेता है कि ये रूम में सिर्फ गाना गाने के लिए है, कोई ऐसी वैसी हरकत करने के लिए नहीं। और तभी वहाँ यामे जूस लेकर आ जाती है, लेकिन वो जुनिची को ग्लास का जूस देने के साथ साथ अपने जूस का भी पैकेट दिखा देती है, जिससे लौंडे में फिर से मोटिवेशन आ जाता है। और इस बार तो वो अपने ख्यालों में अपने हथियार का ही मसाज करवा रहा था। इसकी इच्छाएं तो दिन ब दिन बढ़ जा रही है। और इसके बाद वो साथ में गाना गाते हैं और मजे करते हैं। और कुछ देर बाद जुनिची हिम्मत जुटाकर यामे को किस करने जाता है और दोनों के वाईफाई कनेक्ट होने ही वाले थे, पर यामे कहती है कि तुम्हारे नोज के हेयर बाहर आ रहे हैं, और ये कहकर वो वॉशरूम चली जाती है। टूटा हुआ साज हूँ मैं। गुड बाय करने से पहले यामे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, जिससे रोंदू के फेस पर वापस स्माइल आ जाती है। रांग को ये सब दूर से नोटिस कर रही थी। और अब अगले दिन जुनिची को अपने लॉकर में एक लव लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे स्कूल के पीछे वेट कर रही हूँ। और पीछे से तीनों हफ्सी आकर ये पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि चुपचाप ये लेटर हमें दे दो, हम उस बदमाश को अपने हाथ से सबक सिखाएंगे। और लेटर में तो नाम ही नहीं लिखा होता है। वो बोलते हैं कि जाओ तुम उससे मिल के आओ, एक क्यूट सी लड़की तुम्हारा वेट कर रही है। और जैसे ही जुनिची वहाँ जाता है, वहाँ तो पर्पल चिड़िया वाली रंग को होती है और उसे देखकर जुनिची की गांड फट जाती है। लेकिन वो तो अपने तरबूजों से जुनिची का मसाज करने लगती है और उसके हथियार के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ यामे आ जाती है और उसे लगता है कि जुनिची उसे चीट कर रहा है और वो वहाँ से जाने लगती है। असल में वो दोनों तो प्रैंक कर रहे थे। फिर यामे जुनिची को रांकू से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये हमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है। फिर रांको कहती है कि हाँ, भले ही मैं यामे से 1 साल बड़ी हूँ, पर यामे के तरबूज मुझसे ज्यादा बड़े हैं। ट्रस्ट इशू के कारण जुनिची भी ये चेक करने लगता है और यामे ये देख लेती है और कहती है कि अपनी नजर ऊपर करो। लेकिन तभी रांग को यामे के तरबूजों के साथ खेलने लगती है और कहती है कि देखते हैं ये और कितने बड़े हो सकते हैं। और जुनिची तो ये सब बिल्कुल देखा ही जा रहा था। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर यामे दूर होकर जुनिची का हाथ पकड़ती है और उसके साथ घूमने चली जाती है। और रांको उन्हें साथ में देखकर सोचती है कि मैं उन दोनों को अलग कर दूंगी। फिर अगले संडे यामे जुनिची को मैसेज करती है और कहती है कि रांको, मैं और तुम साथ में थ्रीसम करेंगे। सॉरी वो कहती है कि चलो हम सब घूमने चलते हैं। और वहाँ वो लोग गेम्स खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं और बहुत मजे करते हैं। लेकिन वहाँ तीनों को नेने देख लेती है और सोचती है कि जुनिची ने 2 गर्लफ्रेंड बना ली है और फिर से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब तीनों कपड़े खरीदने जाते हैं। यहाँ यामे जुनिची से पूछती है कि बताओ कौन सी ड्रेस में मैं अच्छी लगूंगी। और जुनिची सोचता है कि दोनों में तो तुम माल लगोगी, और वो फर्स्ट ड्रेस को चूज करता है और रांग को आकर सेकंड वाली चूज करती है। पर यामे तो सिर्फ अपने बड़े बड़े दिलों की सुनती है, तो कोई और ही ड्रेस पहन के आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूंगी। पर यामे को कौन बताए कि हमारे आंखों में स्पेशल स्कैनिंग मशीन लगी है। और रांग को जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती है जिससे जुनिची उसके दिलों को देखने लगे। लेकिन जुनिची तो सिर्फ यामे के देखता है और रांको का प्लान फेल हो जाता है। और अब शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है। तभी बाहर 3 लड़के यामे को छेड़ने लगते हैं हीरो बनने के लिए। जुनिची बीच में आता है, लेकिन वो लोग उसे ही धक्का देकर गिरा देते हैं। और तभी रांग को तीनों को लेकर अपने साथ एक प्राइवेट जगह जाती है और उन तीनों का गेम बजाकर वापस आ जाती है। इसके बाद तीनों गुड बाय कर अपने अपने घर आ जाते हैं। रास्ते में जुनिची को रांग को मिल जाती है और वो उसके साथ उसके घर ही आ जाती है। इसके बाद रांग को जुनिची के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अंदर डालना चाहते हो। जुनिची सोचता है कि आज तो मेरे पेरेंट्स भी घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। और रांग को उसे अपने तरबूजों में जकड़ लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी जरूरत है। ये भी कहती है कि मुझे तो सारे के सारे पोज आते हैं। फिर वो उसके हथियार के साथ खेलने लगती है और ऊपर ऊपर से करने लगती है। जुनिची को यामे की याद आती है और वो उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं सिर्फ यामे के साथ ही करूंगा। ये सुनकर वो जुनिची को मारने लगती है और कहती है कि तुम मेरी यामे के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। और जुनिची सोचता है कि रांग को यामे से प्यार करती है। अभी वहाँ यामे ही आ जाती है, लेकिन वो तो जुनिची को ही चीटर कहती है। रांग को नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि मैं तो बस इसका लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। ये सुनकर यामे रांको को थैंक्स बोलती है, जिससे रांको को उसका पास्ट याद आ जाता है जहाँ वो अकेली खेल रही होती है। पर वहाँ यामे आकर उसे एक फ्लावर देती है और ये सोचकर रांको रिग्रेट करती है और वहीं पर रोने लगती है। फिर जुनिची सोचता है कि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है।
अब अगले दिन रांको स्कूल आते टाइम जुनिची को पकड़ लेती है और उसका भर्ता बनाने ही वाली थी, पर तभी वो शर्माने लगती है और कहती है कि प्लीज यामे को मेरी फीलिंग्स के बारे में मत बताना। और पहली बार जुनिची को रांको इतनी क्यूट दिखती है, वो थोड़ी सी स्माइल कर देता है, जिससे गुस्सा होकर रांको उसका गेम बजा देती है। और ये सब होते हुए दूर से काशी देख रही होती है और सोचती है कि रांको ऐसा कैसे कर सकती है। तुम लोग सोचोगे कि काशी जुनिची की कितनी केयर करती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली काशी तो लोगों को अपना नौकर समझती है और जुनिची को वो अपना डॉग बनाना चाहती है ताकि वो उसकी चाट सके। हाँ, तो एक रात जुनिची इगोकनाइट मोड ऑन करके इंटरनेट पर लड़कियों के बारे में जान रहा था ताकि वो यामे के साथ सब कुछ सही तरीके से कर सके। ये सब वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए कर रहा था। You wanna know my bra size? 36 double deuce nuts. That's my bra. और रिसर्च करते करते उसे ओनली पंखे की वेबसाइट पर एक लड़की मिलती है जो जुनिची को बहुत पसंद आती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कमेंट सेक्शन में क्यूट टाइप कर देता है। अब अगले दिन स्कूल में काशी को उसके फ्रेंड गुड मॉर्निंग कहते हैं और काशी तो उन्हें अपना सर्वेंट इमेजिन करती है और जो लड़का ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा था वो उसे उसका बटलर दिखता है। और दूसरी तरफ तीनों हफ्सी ऑनलाइन ही एक लड़की को देखकर खुश हो रहे होते हैं और उस लड़की की कुछ वीडियो देखने के बाद सिनपे कहता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है, और उसे उस टाइम वो याद नहीं आता। फिर लंच टाइम यामे और जुनिची अकेले बैठकर लंच करते हैं और यामे प्यार से अपने मुंह से जुनिची को स्ट्रॉबेरी खिलाती है। और इसकी माँ का ये तो उसकी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि हर जगह तो ये गुलाबी चिड़िया वाली रांको होती है। अभी वहाँ काशी आकर जुनिची को एक सेकंड के लिए साइड में बुलाती है और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने। रांको उसकी इंसल्ट करके उसे वहाँ से भगा देती है और उसे काशी पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताती। अब स्कूल की छुट्टी के बाद काशी फिर से जुनिची से मिलती है और उसे टीचर के दिए हुए काम में मदद करने के लिए पूछती है और हमारा मजदूर हाँ भी कर देता है। फिर वो काम निपटाने के लिए कैफे आ जाते हैं। सीरियसली भाई, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? टीचर ऐसा काम कब से देने लगी? एनीवेज, स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ वो दोनों अपने अपने लिए चाय कॉफी मंगाते हैं और जब तक ओनर अपना ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं काशी भी अपना काम चालू कर देती है और वो जुनिची की गोदी में बैठकर उसे सेड्यूस करने लगती है। और उसके बाद ओनर कॉफी ले आते हैं। फिर काशी जुनिची को मैनिपुलेट करती है और कहती है कि मेरे ख्याल से यामे तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर जुनिची उसे कुछ नहीं कहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर हमें सिनपे के घर का सीन दिखाया जाता है जहां वो उसी फैन गर्ल को देख रहा होता है जो लाइव वीडियो में अपनी स्कूल की स्टोरी बताती है, जिसमें वो 4 लड़कों के बारे में बात कर रही होती है और वो स्टोरी तो सेम हमारे चारों हफ्सियों की होती है। और यहाँ सिनपे समझ जाते हैं कि भैया ये वही लड़की है। अब वो लड़की कौन है वो हमें अगले दिन पता चलेगा। अब अगले दिन काशी जानबूझकर यामे के सामने जुनिची से चिपकने लगती है। पीछे से सिनपे ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और अब वो केगू और मिनूरू को भी बताता है कि वो फैन गर्ल और कोई नहीं बल्कि मेरा मतलब है हमारे स्कूल की काशी है। तभी वहाँ रांको भी आ जाती है और अब रांको का शक भी यकीन में बदल जाता है। और अब छुट्टी के टाइम यामे के सामने काशी जुनिची को टेरिस पे ले आती है तो यामे भी उदास होकर अकेले ही घर चले जाती है। यहाँ काशी जुनिची को प्रपोज भी कर देती है और कहती है कि तुम सबसे पहले यामे से ब्रेकअप कर लो, फिर सिर्फ हम दोनों साथ में घूमेंगे। पर नहीं, हमारा लौंडा जुनिची उसके मुंह पे मना कर देता है और ये सुनते ही काशी भड़क जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ मेरे कुत्ते हो और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, और उसे ब्लैकमेल करते हुए वही कैफे वाले कांड की फुटेज दिखाती है। और तभी वहाँ 4 हीरो की एंट्री होती है, एक्चुअली 3 हीरो और 1 हीरोइन। और अब रांको सिचुएशन को हैंडल करती है और वो भी काशी को फैन गर्ल के नाम पे ब्लैकमेल करने लगती है। इसके बाद काशी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो जुनिची को डेटा कार्ड देकर तीनों हीरोज को इशारा करके चली जाती है। उसके इशारे का मतलब था कि अब ये मैटर यहाँ क्लोज हो गया है। और अब यहाँ यामे भी आ जाती है जिसके साथ जुनिची घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन यामे समझ जाती है कि ये लल्लू मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करेगा। अब अगले दिन सुबह जुनिची के बेडरूम में जुनिची और यामे एक साथ होते हैं और असल में ये भी उसका सपना होता है। अब रुको, क्योंकि इस बार रियलिटी उसके सपने से भी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसके हाथों में ट्रिपल एक्सेल साइज के तरबूज होते हैं और वो तरबूज तो एक सुंदर लड़की के होते हैं जिसे जुनिची पहचान ही नहीं पाता है, पर वो और कोई नहीं हमारी नीनी ही होती है जिसने अब एक सुंदर हॉट गर्ल का गेटअप ले लिया है। जुनिची ये भी सोचता है कि हाँ, नीने के अलावा और कोई मेरे बेड पर आ ही नहीं सकता। और जुनिची बोलता है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। अब नीने वही गेटअप में जुनिची से चिपककर साथ में स्कूल जाने लगती है और पीछे से तीनों हफ्सी आकर फिर से पूछताछ चालू कर देते हैं और नीने भी उन्हें बता देती है कि ये मैं ही हूँ नीने। और आगे जाकर नीने और काशी की बहस हो जाती है और ये सब ड्रामा होने के बाद जुनिची क्लास में मुंह उतारे बैठ जाता है तो यामे आकर जुनिची को खुश कर देती है और रांको के साथ दोनों लंच करने लगते हैं। अभी वहाँ नीने आकर जुनिची को अपने हाथ से बिस्किट खिलाने लगती है और उसके गाल पर किस कर देती है और ये देखकर यामे की जलने लगती है और वो नेने को जुनिची की लिटिल सिस्टर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। इसके जवाब में नेने यामे के साथ अपने तरबूज का साइज नापने लगती है और बहती दूध में हाथ धोने रांको भी तरबूज फाइट करने लगती है, जिससे नेने को कुछ कुछ होने लगता
लगता है तो वो दूर होकर यामे को कहती है तुमने जुनिची को फंसाया है, और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और अब उसी रात नीने बिना कपड़ों में जुनिची के कम्बल में घुस जाती है और उसके साथ घपाघप करने लगती है।